हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10+2 का के नोट्स शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्विक रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो कंजर्वेटिव फोर्स से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सब फर्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं जिसके द्वारा किया गया वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बट डिपेंड्स अपॉन द एंड स्टेट्स ओनली। जो वर्क डन है, जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो बट डिपेंड्स अपॉन द एंड स्टेट्स, उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो ओवर ए क्लोज्ड कर्व, ओवर ए क्लोज्ड पाथ, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। तो यहाँ पर टू एग्जांपल्स हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मींस दे आर inversely proportional to the square of the distance between two masses in case of gravitational force and inversely proportional to the square of the distance between the two charges in case of electrostatic force. Then next, then non-conservative force. In case of non-conservative force, work done depends on the path followed. दैट इज़ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज की एग्जांपल क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देन तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in the electric field of some source charge is defined as the amount of work done in bringing the unit positive charge from infinity to that point. तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हमें करना होगा, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं एट दैट पॉइंट। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, जो हम चार्ज को लेकर आएंगे वो विदाउट एक्सेलरेशन लेके आएंगे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज लेके आएंगे। तो सोर्स चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो हमें उसके अगेंस्ट फोर्स लगानी होगी उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आने के लिए। तो उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसकी डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में हमारे पास एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू है। तो क्यू नोट चार्ज इज द टेस्ट चार्ज जिसको हमने इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पर लेके आना है। तो पी पॉइंट का हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इस कैलकुलेशन के लिए, वर्क डन की कैलकुलेशन के लिए हम रास्ते में 2 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, बी एंड ए। मींस हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ए टू बी का, देन उसकी इंटीग्रेशन से हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। इन्फिनिटी से पी तक एक क्यू नोट चार्ज को लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, डिवाइडेड बाय क्यू नोट। तो पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, तो क्यू नोट की वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे। तो दिस पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द वर्क डन, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट आर जूल पर कूलम। जूल यूनिट्स हैं वर्क के और चार्ज के यूनिट हैं कूलम। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर दैट। तो हमने क्या किया, तो हमारे पास सोर्स चार्ज है, पी पॉइंट है जिस पे पोटेंशियल निकालना है। इन्फिनिटी से हम पी पॉइंट तक चार्ज को लेकर आए और रास्ते में 2 पॉइंट्स कंसीडर किए, ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच वाले वेक्टर को, वेक्टर डिस्टेंस ए टू बी को हम बोलते हैं डी एल वैक्टर, और इस पे हमने फोर्स अप्लाई की एफ ए वैक्टर। एफ ए वैक्टर इज द अप्लाइड फोर्स, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ओपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। एंड इस क्यू नोट चार्ज पे जब वो ए पॉइंट पर पड़ा था, तो उस पे जो फोर्स लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज क्यू नोट ई वैक्टर। तो हमारी अप्लाइड फोर्स, हमारे द्वारा किया गया वर्क डन डी डब्ल्यू इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द एफ ए वैक्टर इनटू डी एल वैक्टर, एंड एफ ए वैक्टर इज इक्वल टू द माइनस ऑफ द क्यू नोट ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। तो ई वैक्टर एंड डी एल वैक्टर में जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करके हमने कोस 180 लगाएंगे, एंड कोस 180 इज इक्वल टू द -1, दिस माइनस माइनस मेक्स इट प्लस, क्यू नोट ई डी एल। देन नेक्स्ट, एज वी नो द एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम बी टू ए, एक्स की इंक्रीज करने की डायरेक्शन बी टू ए है, और डी एल वैक्टर की डायरेक्शन जो ओपोजिट है, ओपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एक्स। एक्स जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, डी एल वैक्टर की डायरेक्शन उससे ओपोजिट है।
तो इन द डायरेक्शन ऑफ डी एल वैक्टर एक्स डिक्रीजेस, सो वी टेक डी एल एज माइनस डी एक्स, डी एल को हम माइनस डी एक्स लेंगे। तो डी एल को माइनस डी एक्स पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू हमारे पास माइनस क्यू नोट ई डी एक्स आ जाएगा। देन नेक्स्ट, टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। तो x की वैल्यूज डी एक्स इज द वेरिएबल हेयर, तो इसकी लिमिट्स भी x के अकॉर्डिंग होगी। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं, इन्फिनिटी टू पॉइंट p तक। पॉइंट p इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r डिस्टेंस पे है पॉइंट p यहाँ से, तो ऊपर वाली लिमिट इसकी अपर लिमिट जो है वो r आएगी। x की वैल्यूज की लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट सभी को बाहर निकाल लिया और अंदर जो हमारे पास x⁻⁻² बचा। देन यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई किया और ये -1 बाहर आकर प्लस कर दिया और इसकी लिमिट्स इन्फिनिटी टू r पुट की और लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास ये फाइनली वर्क डन का आंसर आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। देन 1/∞ हेयर इज 0। देन 1/r माइनस 1/∞ को सोल्व करके 1/r रह गया तो उसको हमने यहाँ पर पुट किया। देन पोटेंशियल एट पॉइंट p इज द रेशियो ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज क्यू नोट। तो क्यू नोट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकालना था तो हमने क्यू नोट से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ए सोर्स चार्ज, डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज, एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। देन नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हमारे पास एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू है, ए एंड बी उसकी फील्ड में 2 पॉइंट्स हैं, तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है। क्यू नोट हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हमने चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन करेंगे वही उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, VB माइनस VA। पॉइंट B इज एट हायर पोटेंशियल and point A is at lower potential. VB minus VA is equal to the WA to B divided by Q naught, where WA to B is the work done in moving the charge from A to B divided by Q naught। तो यहाँ पर आपको एक टर्म याद रखनी है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज मूव्स बाय इटसेल्फ। चार्ज की प्रॉपर्टी है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा, बट यहाँ पर हमने VB माइनस VA लिखा, B को हायर पोटेंशियल पे रखा, A को लोअर पोटेंशियल पे रखा और हमने चार्ज को मूव किया A टू B। मीन्स हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बट वी हैव टू डू वर्क इन मूविंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो वर्क डन हमें तभी करना पड़ा बिकॉज हम A पॉइंट का पोटेंशियल जो था वो लो था एंड B पॉइंट का पोटेंशियल हाई था, इसलिए लो टू हाई जाते वक्त ही हमें एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करना होगा। सो A टू B इज द वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय क्यू नोट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन B एंड A। ये आपको याद रखना है। मीन्स अगर हम A टू B मूव करवाने के लिए वर्क कर रहे हैं देन द पोटेंशियल एट B इज हायर एंड पोटेंशियल एट A इज लोअर। कैलकुलेशन सेम एज प्रीवियस होगी इसकी, तो इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस की जो लिमिट्स हैं लिमिट्स ही डिफरेंट होगी। A टू B आने के लिए हमने B पॉइंट के रेडियस को RB कंसीडर कर लिया और सेकंड डिस्टेंस को RA कंसीडर कर लिया। मीन्स हमारी जो लिमिट्स होंगी प्रीवियस कैलकुलेशन में वो R इन्फिनिटी टू R नहीं होंगी, RA टू RB होंगी, RA टू RB। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे देन लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा WAB अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। सो ये फाइनल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा इसका। तो सिंपली आप पोटेंशियल की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो जनरल पोटेंशियल के फार्मूला में RB और RA की वैल्यू पुट करके, तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट,
पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था, उसी तरह अब हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे। तो हमारे पास पोटेंशियल एट पी की वैल्यू हमने निकालनी है। पी इज़ द पॉइंट नेवर एट द एक्सियल लाइन नोर एट द इक्वेटोरियल लाइन। तो अब हम इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास ए बी, जिसपे एक एंड पे माइनस क्यू चार्ज, दूसरे एंड पे प्लस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ओ इज़ द सेंटर वेयर अप टू विच ओ ए एंड ए आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम बोथ एंड्स, एंड पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो where potential at P is equal to the VA plus VB, where VA is the potential due to charge at point A, VB is the potential due to charge at point B, VA is equal to the minus 1 by 4 pi epsilon naught into Q upon this PA distance, VB is equal to the plus 1 by 4 pi epsilon naught Q upon PB distance, and Vp is equal to the Va plus Vb, and Va is equal to the Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon Pb minus 1 upon Pa। तो अब हमने Va एंड Vb की वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दिया, तो हमारे पास ये एंड रिजल्ट आ गया। देन हमें पता है Pa, तो यहाँ पर Pa is approximately equal to the Pm, Pa is approximately equal to the Pm, and Pb is approximately equal to the Pn, because if dipole is short as compared to the distance r, पॉइंट ज़्यादा दूर है एंड डाइपोल छोटा है, उस केस में जो Pa अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Pm होगी एंड Pb अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Pn होगी। तो अब हम उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, Pa की Po प्लस OM एंड Pb की Po माइनस ON। तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग OM की वैल्यू A कोस थीटा एंड ON की वैल्यू A कोस थीटा ही आएगी, OM एंड ON की वैल्यूज़। तो फाइनली हमारे पास PA एंड PB की वैल्यूज़ आ जाएंगी R प्लस A कोस थीटा एंड R माइनस A कोस थीटा। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे VP इज इक्वल VP की वैल्यू में, तो VP की वैल्यू में पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सोल्व करने के बाद एंड रिजल्ट हमारे को Q इंटू 2A दैट इज़ द डाइपोल मोमेंट मिलेगी। तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे P कोस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अब हम स्पेशल केसेस को अप्लाई करेंगे। देन तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसके VP इज इक्वल टू दी P कोस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देन नेक्स्ट अब हम इसमें स्पेशल केसेस रीड करेंगे। फर्स्ट, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा को 0 डिग्री पुट करेंगे तो कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये एंड रिजल्ट उसका आ जाएगा फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल बहुत छोटा है, ए वेरी शॉर्ट है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, देन उसको निगलेक्ट करेंगे ये नीचे वाले फैक्टर में से, तो हमारे पास वी एक्सियल इसके इक्वल आ जाएगा। देन नेक्स्ट, व्हेन P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, अगर P जो इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। एट एवरी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल इज सेम, दैट इज 0। तो 0 पोटेंशियल पे होती है इक्वेटोरियल लाइन पे एवरी पॉइंट। सो नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कई बार हमें इक्वेटोरियल लाइन पे चार्ज को मूव करना होता है तो उसका वर्क डन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इक्वेटोरियल लाइन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन मूविंग द चार्ज अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। देन नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट मीन्स the variation of the quantity with respect to the distance. Gradient of potential means the variation of the potential with respect to
डिस्टेंस, dv अपॉन dx को हम ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल में अब हम रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो हमने सोर्स चार्ज प्लस क्यू कंसिडर किया, उसके फील्ड में दो पॉइंट्स कंसिडर किए पी एंड क्यू, एंड पी से क्यू तक ज्वाइनिंग वेक्टर डीएल वेक्टर है, और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई वेक्टर है, एंड पी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल कंसीडर किया है वी, पी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू है वी, एंड पी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो आर है। पी पॉइंट इज एट आर डिस्टेंस एंड एट वी पोटेंशियल, एंड क्यू पॉइंट इज एट वी प्लस डी वी पोटेंशियल, एंड इसकी डिस्टेंस जो है वो आर माइनस डी आर है, आर माइनस डी आर, एंड इस पे जो पोटेंशियल है वो है वी प्लस डी वी, बिकॉज एज वी मूविंग टूवर्ड्स दी as we are moving towards the source charge the value of potential goes on increase। तो इंक्रीज होती है अगर हम सोर्स चार्ज की तरफ मूव करते हैं। देन अब हम वी क्यू माइनस वी पी एज क्यू इज एट हायर पोटेंशियल इज इक्वल टू द डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू नोट, डी डब्ल्यू इज द वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू। तो इन सभी की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा डी वी इज इक्वल टू द डी डब्ल्यू बाई क्यू नोट। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हमने पहले जैसे कैलकुलेट की थी उसी तरह कैलकुलेट करते हुए हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, वेयर डी एल इज टेकन एज माइनस डी आर एज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर, डी एल इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर, सो इसलिए डी एल इज इक्वल टू माइनस डी आर करेंगे। तो इसको हमने डी डब्ल्यू की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई डी आर अपॉन क्यू नोट, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल करने के बाद फाइनली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द माइनस ऑफ द डी वी बाई डी आर। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव gradient of electric potential at that point, नेगेटिव gradient of electric potential at that point। अगर gradient of electric potential का नेगेटिव कर दें तो वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इन दी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के यूनिट्स रहेंगे हमारे पास वी वोल्ट अपॉन मीटर। देन नेक्स्ट ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देता है। इक्को पोटेंशियल सरफेस, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल इज सेम। इक्को पोटेंशियल सरफेस हम उस सरफेस को बोलते हैं जिसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। मींस अगर उसके सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो उस सरफेस पे अगर हमने चार्ज को 1 to 2 पॉइंट पे मूव करना है विच आर अटैच्ड बाय डीएल वेक्टर, तो नो वर्क इज रिक्वायर्ड एज द पोटेंशियल इज सेम, मीन्स नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज ऑन इक्को पोटेंशियल सरफेस। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दी माइनस क्यू नोट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है। तो अगर डी डब्ल्यू जीरो हो जाएगा यहाँ पे तो देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है मीन्स इन दोनों में एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, मीन्स ई वेक्टर एंड डी एल वेक्टर आर 90 डिग्री टू ईच अदर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्को पोटेंशियल सरफेस होती हैं। देन नेक्स्ट properties of equipotential surfaces, electric field or electric lines of force are always perpendicular to equipotential surfaces। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क नहीं चाहिए बिकॉज द एंटायर सरफेस इज एट द कांस्टेंट पोटेंशियल एंड नो वर्क इज रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो अभी हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम दोज ऑफ द वीक फील्ड। तो जैसे हमें पता है E इज प्रोपोर्शनल टू डी वी बाई डी आर, मीन्स डी आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा होगी, तो डी आर वहाँ पे कम होगा। मीन्स अगर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसिस को क्लोजर बनाया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। अगर डी आर ई वेक्टर जो स्मॉल है, वीक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फार्दर अपार्ट हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो फील्ड जो है वो वीकर होगी।
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। इट बिकॉज E इज इक्वल टू द माइनस डी वी बाई डी आर, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दी हुई है तो आपने एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो एक 90 डिग्री पे नॉर्मल ड्रा करेंगे उस पर, तो उस सरफेस पे पहले हम 90 डिग्री पे नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ को होगी जिस तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। मींस यहाँ पर अगर V प्लस डी वी है तो यहाँ पर V होगा, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी एंड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो ये आपको याद रखना है। इसमें टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी नहीं टकराती बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ड्राइंग नॉर्मल्स एंड देयर इज टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट दिस सिंगल पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देन नेक्स्ट, तो ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो एक प्लेट्स होंगी जो कि सेम डिस्टेंस पे सेपरेट होंगी, V1 V2 V3 तीन पोटेंशियल्स हैं अगर हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उस दिशा में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा। दैट मीन्स V1 बड़ा है, V2 उससे छोटा है, V3 उससे भी छोटा है। और डिफरेंस बिटवीन दीज पोटेंशियल्स इज सेम एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज आल्सो सेम। तो ऐसे ड्रॉ करेंगे फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। As we know dV is proportional to R, सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो dV प्रोपोर्शनल टू dr है, मींस सेम डिस्टेंसेस पे ये प्लेट्स लोकेट होंगी डिफरेंट पोटेंशियल्स की। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज सेम फ्रॉम प्लेट टू प्लेट। फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करने के लिए स्फेरिकल स्फीयर्स यूज करेंगे अराउंड द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो dr एज वी नो इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द E, सो E इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। ई एज जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, तो dr इज फाइनली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। dr इज द सेपरेशन बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो हमने तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ की 1 2 एंड 3। तो आपको जैसे दिख रहा है कि 1 की सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कम है, देन 2 और 1 की डिस्टेंस थोड़ी और ज़्यादा होगी, 3 एंड 2 विचली डिस्टेंस और ज़्यादा होगी। मीन्स जैसे जैसे हम R को दूर लेके जा रहे हैं, रेडियस दूर जा रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच वाली सेपरेशन भी बढ़ती जा रही है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की सेपरेशन इंक्रीज हो रही है एज रेडियस इंक्रीजिंग। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है V1 माइनस V2 सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है। ये दोनों V1 माइनस V2 का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V2 माइनस V3 का भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बट सेपरेशन इन दोनों के बीच वाली सेपरेशन क्यों इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन dr इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। So separation between spherical equipotential surfaces increases with increase in radius. Then next, for a system of 2 point charges, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन, इन केस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन, वेयर डॉटेड लाइंस शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द थिक लाइंस, फुल लाइंस, continuous lines, curves shows the equipotential surfaces. Then next, इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस में हम दो तरह के सिस्टम कंसिडर करेंगे, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम एंड 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दीज चार्जेस कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर इक्वेशन। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पर इस सिस्टम में उनकी लोकेशंस पे सेट करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, वो इस सिस्टम में क्या बन के स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मेक ए सिस्टम, ब्रिंग दीज चार्जेस कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर इक्वेशंस। तो हमने ये कैलकुलेट करना है। तो जैसे पहले 2 पॉइंट चार्जेस के केस में अगर हमने फर्स्ट चार्ज को उसकी लोकेशन पे रखना है इन्फिनिटी से लाके, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा बिकॉज यहाँ पर कोई भी अभी सोर्स चार्ज नहीं है, हमने Q2 को अभी नहीं प्लेस किया है। तो W1 इज इक्वल टू 0, बट W2 मीन्स Q2 को
इस लोकेशन पे रखने के लिए इन्फिनिटी से लाके तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। दैट इज़ वो वर्क डन क्या होगा, तो इस डायग्राम से अगर हम देखें तो इन्फिनिटी से क्याऊ पॉइंट तक लाने के लिए Q2 चार्ज को हमें Q1 फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ा, तो हमें वर्क डन कितना होगा, वी क्यू माइनस वी इन्फिनिटी इंटू Q2, difference of the potential between these 2 points vq minus v infinite into the test charge is here is q2। तो ये हमें वर्क डन करना पड़ा। तो v इन्फिनिटी को हम जीरो लेते हैं क्योंकि एट इन्फिनिटी डिस्टेंस पोटेंशियल इज जीरो। देन हमारे पास W2 आ जाएगा, वी क्यू की वैल्यू भरेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर, वेयर Q1 इज द सोर्स चार्ज एक्टिंग एज ए सोर्स चार्ज। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया W2 के लिए। तो टोटल वर्क डन हमने कितना किया, दीज टू वर्क डन का सम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में कितनी स्टोर होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। तो ये आपने पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन याद रखना है इन केस ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो अगर किसी भी चार्ज की वैल्यू प्लस या माइनस है तो जो उसको यहाँ पर प्लस और माइनस ही यूज करना है। मीन्स अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं देन भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। इफ देयर आर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देन द पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स इन टर्म्स उसमें अगर बात करें तो हम दोनों चार्ज की सेपरेशन को R12 वेक्टर मान लेते हैं। तो R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आइडर R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड को R अगर कंसीडर कर लें तो R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड और आइदर R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में दोनों चार्जेस की इसको ऐसे हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पर आप R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। देन नेक्स्ट करते हैं इसमें 3 पॉइंट चार्जेस। इन केस ऑफ ए 3 पॉइंट चार्जेस तो हमने जब W1 को रखा, पहले चार्ज को रखा तो नो वर्क इज रिक्वायर्ड। W2 को रखते वक्त हमने 1 की फील्ड में काम किया, सिर्फ 1 की फील्ड में काम किया W2 को प्लेस करते वक्त। दैट मीन्स W2 के वक्त हमें वर्क करना पड़ा 1 की वजह से, W12 उसका आ गया वर्क डन। तो W3 को रखते वक्त, 3 चार्ज को रखते वक्त हमें इन दोनों की वजह से वर्क करना पड़ा, Q1 एंड Q2 की वजह से। मीन्स टोटल वर्क डन हमारा जो हो गया W12 2 1 3 2 3। मीन्स 2 को रखते वक्त 1 की वजह से वर्क करना पड़ा, 3 को रखते वक्त 1 और 2 दोनों की वजह से वर्क करना पड़ा। तो हम अब इसके रिलेशंस लिखते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट W12 की वैल्यू इन केस ऑफ W12 Q1 Q2 चार्जेस आएंगे और डिस्टेंस कितनी आएगी R12, सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2। देन W13 की वक्त Q1 Q3 आएंगे और डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 इज R13। देन नेक्स्ट W23 कैलकुलेट करते वक्त सिमिलरली ऐसे आएगा। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 पॉइंट चार्जेस आ जाएगी, जिसका भी साइन जो पॉजिटिव नेगेटिव दिया है उसको डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे, यूज करेंगे। देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हमने ये आर्टिकल किया था टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ गया था PE sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट इज इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। Then small amount of work done in rotating the dipole through a small angle d theta against this torque। इस टॉर्क के अगेंस्ट, टॉर्क इसको ये ऐसे लग रही है, टॉर्क इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, तो हमने इसके अगेंस्ट थीटा d थीटा एंगल से अगर मूव करना है तो कितना स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज टॉर्क इनटू d थीटा। dw इज इक्वल टू द टॉर्क इनटू d थीटा। जैसे dw इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ही टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो PE sin थीटा इनटू d थीटा यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की। देन वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 टू θ2 लेकर जाने के लिए अगर दो हमने एंगल्स कंसीडर कर लिए θ1 एंड θ2, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, θ1 टू θ2 इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, तो इसको सोल्व करके हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे।
एक थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन तक लेके जाने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ा। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू पोजीशंस। मींस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 मूव करने के लिए ये वर्क डन कर रहे हैं तो u2 माइनस u1 इसके इक्वल होगा। u2 की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो u2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ दी पीई कोस थीटा 2 एंड u1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ द पी कोस थीटा 1। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी माइनस की है रिस्पेक्टिव पोजीशन की। तो ये दिस वर्क डन फ्रॉम 1 पोजीशन टू 2 पोजीशन इज द u2 माइनस u1। तो u2 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस पीई कोस थीटा 2 एंड u1 की वैल्यू आ गई माइनस पीई कोस थीटा 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अज्यूम डाइपोल इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। तो मीन्स हमने थीटा 1 को 90 डिग्री कंसीडर कर लिया एंड देन ब्रोट टू एंगल थीटा विद द फील्ड, देन थीटा पे मूव कर दिया। तो इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास वर्क डन की वैल्यू माइनस पीई कोस थीटा आ गई। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल एट द पोजीशन थीटा। बिकॉज potential energy depends upon the theta cos theta, तो as theta is equal to 90 डिग्री the potential energy is 0। इसीलिए हमने इनिशियली यहाँ से इसको मूव करके थीटा पोजीशन पर लेकर आए। तो दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देन इसके स्पेशल केसेस करते हैं। फर्स्ट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मीन्स हमारा डाइपोल इस तरीके से पड़ा है, इस तरीके से पड़ा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। उस केस में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस पीई आ जाएगी। नेगेटिव एनर्जी मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये आपको याद रखना है। इन केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी। तो इस केस में स्टेबिलिटी नहीं होती उसमें। तो इसकी ये वाली डायग्राम बन जाएगी, प्लस क्या हुई माइनस क्या हुई, पी वेक्टर ऊपर को ई वेक्टर इधर को, दोनों के बीच वाला एंगल जो 90 डिग्री। नो एनर्जी होती है इस केस में, तो नॉट इन इक्विलिब्रियम। इन केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स पीई मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी। मींस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम बट इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी, पी वेक्टर इधर को आ जाएगा, माइनस क्या प्लस क्या ऐसे हो जाएंगे, और ई वेक्टर दूसरी डायरेक्शन में, दोनों के बीच वाला एंगल 180 डिग्री होगा इस केस में। तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम में तो होगा बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। सिस्टम अपने आप को रोटेट करके स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना चाहेगा। द फर्स्ट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स के बारे में हमें जैसे पता है, कंडक्टर्स हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेटर्स डज नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर में आगे एक टाइप आती है डाइलेक्ट्रिक्स। तो व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स? तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानते हैं, आर दोज मटेरियल्स विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स फेसेस। तो डाइलेक्ट्रिक हम उस मटेरियल को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से कंडक्ट नहीं करते बट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे उनके ओपोजिट फेसेस पे इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं। बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड। देन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की साइड मूव कर जाते हैं एंड जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव साइड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जिसकी के डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, जो उसके अंदर चार्जेस इंड्यूस हुए हैं। एंड एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जिसमें इसको रखा था कंडक्टर को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव प्लेट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है इन केस ऑफ कंडक्टर्स एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 because these two electric fields are in the opposite directions, so resultant electric field is 0। तो अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इनसाइड द कंडक्टर बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट चार्ज आर 0। तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज भी नहीं होगा उसका कारण हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से जान सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, मीन्स अगर हम एक अंदर गॉसियन सरफेस जनरेट करते हैं तो उससे रिलीज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 0 है तो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड भी 0 होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके थ्रू अगर कोई नहीं निकल रही तो उसके अंदर चार्ज भी 0 होगा। देन नेक्स्ट,
चार्ज से रिसाइड ओनली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, चार्ज ओनली उसके सरफेस पे हो गए कंडक्टर की। इंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल, कंडक्टर की सारी बॉडी जो कांस्टेंट पोटेंशियल पे होगी। तो इसके बारे में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द डी वी अपॉन डी आर कल हमने करा था ये। तो एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, देन डी वी इज जीरो। dv is where dv is the change in potential, तो change in potential अगर जीरो है then potential inside the conductor is constant, that means conductor act as a equipotential body, equipotential body की तरह act करता है कंडक्टर when उसको electric field में रखा जाता है। then next, आउटसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, तो कंडक्टर के जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऑलवेज 90 डिग्री पे निकलती हैं। तो कंडक्टर के ऑलवेज 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके निकलती हैं। तो इसका रीज़न क्या है वो इसमें हम समझते हैं। एज द इंटायर सरफेस ऑफ द इंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, इंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, वी कॉन्स्टेंट है उस पर। तो दैट मीन्स उस पर हमने एक चार्ज को मूव करना है फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट, और डीएल वेक्टर उसी पे एक टेंजेंट है, मींस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डीएल वेक्टर। तो हमें पता है अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है कंडक्टर, तो उस पर चार्ज मूव करने के लिए कोई वर्क नहीं चाहिए होगा। तो अगर कोई वर्क नहीं चाहिए दैट मीन्स ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज ज़ीरो। तो ये कब जीरो होगा? जब दोनों में एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा ई और डी एल में। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस डी एल वेक्टर in case of the conductor placed in electric field, external electric field. So electric field lines or electric field are perpendicular to the surface of the conductor and are not inside the conductor and discontinuous loops. So electric field lines जो हैं वो कंडक्टर के अंदर नहीं होती और ये discontinuous loops होती हैं because inside the conductor electric field is zero and electric field lines always originate at perpendicular to the surface of the conductor. ये रीजनिंग क्वेश्चंस जनरली सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स में आते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है। देन नेक्स्ट, कैपेसिटेंस और ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कोई कंडक्टर अपने में कितनी चार्ज को स्टोर कर सकता है, अपने में कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट मीन्स इट्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो जैसे जैसे हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, क्या वो प्रोपोर्शनल टू वी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा सी, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। शेप ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर and nature of the medium inside the conductor, and this capacitance does not depend upon the material of the conductor। तो कौन सी मेटल से कंडक्टर बना हुआ है उस पर ये डिपेंड नहीं करती। It is also defined as the ratio of the electric charge to the electric potential due to that charge। तो इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रेशो भी बोल सकते हैं, क्या हुआ है V, C इज इक्वल टू क्या हुआ है V। इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय यूनिटी। Capacitance of a conductor is also equal to the electric charge required to raise its electric potential by unity. Then SI units of the capacitance is farad. 1 farad is equal to the 1 coulomb by 1 volt. 1 coulomb by 1 volt. तो किसी capacitance of a conductor is said to be 1 farad when 1 coulomb charge is required to raise its potential by 1 volt। अगर किसी कंडक्टर का 1 coulomb चार्ज 1 वोल्ट तक बढ़ाने के लिए, अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज चाहिए, उसको अपने पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए 1 कूलम चार्ज चाहिए, तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस को हम 1 फैरेड बोलेंगे। ये बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। देन नेक्स्ट, 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू द 10 रेज टू पावर -6 फैरेड। 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू द 10 रेज टू पावर -12 फैरेड। तो नेक्स्ट हम करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। एक आइसोलेटेड स्फीयर है, उस पर चार्ज क्या हुआ है, तो उस चार्ज को हमने उसके सेंटर पे कंसीडर कर लिया, तो उस पर कितनी उसकी कैपेसिटेंस होगी ये हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। एज वी नो द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर। तो ये हमने पोटेंशियल वाले चैप्टर में किया है। देन क्यू बाय वी इज इक्वल टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, एंड क्यू बाय वी
Q divided by V represents the capacitance of this isolated sphere. So C is equal to the 4 pi epsilon naught into radius of this spherical surface, where epsilon naught is the absolute permittivity of the free space, which is equal to the 8.854 into 10 raised to power minus 12 c square न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2, ये उनकी पावर्स हैं. देन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल आपको ध्यान से समझना है. ये स्टेट बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन कैपेसिटर के प्रिंसिपल से आता है. तो प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर. कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो हम कैपेसिटर क्यों बनाते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर बनाया जाता है. तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस? तो कैसे हम किसी कंडक्टर को लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करवा सकते हैं? तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक मेटल प्लेट ए है, तो उसको हमने Q1 चार्ज देना शुरू किया और एक पॉइंट पे जाके Q1 रेज इट्स पोटेंशियल टू मैक्सिमम. तो इस प्लेट का पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम तक पहुंच गया बाय अचीविंग द चार्ज Q1. तो उसके बाद अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो वो चार्ज लीक होगा, इसके पोटेंशियल को और ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा. तो दैट मीन्स इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई चार्ज को एक्वायर करने की. तो अगर हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके नज़दीक एक हमने बी प्लेट प्लेस की, मेटल प्लेट बी इसके नियर रख दी. तो वो प्लेट जब हम इसके नियर रखी तो वो प्लेट पहले अनचार्ज थी. तो अनचार्ज प्लेट के इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गई बी की. तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या कहती है कि नियर बाय एंड पे ओपोजिट नेचर का चार्ज आ गया और दूसरे एंड पे दूसरे नेचर का चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस विल अफेक्ट द पोटेंशियल ऑफ दिस ए प्लेट. इन्होंने ये ए प्लेट के पोटेंशियल को अफेक्ट किया. नेगेटिव चार्ज इज मोर क्लोजर एज कम्पेयर टू दिस पॉजिटिव चार्ज. दिस पॉजिटिव चार्ज इज थोड़ा दूर है उससे, ए प्लेट से, एंड नेगेटिव चार्ज इज मोर क्लोजर दैन दिस पॉजिटिव चार्ज. सो अफेक्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज मोर ऑन द पोटेंशियल ऑफ द ए के पोटेंशियल पे नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होगा. तो नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को थोड़ा कम कर देगा और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बढ़ा देगा. क्योंकि इफेक्ट नेगेटिव का ज़्यादा है तो ओवरऑल पोटेंशियल इसका ए का डिक्रीज हो जाएगा. ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ द ए डिक्रीजेज. सो टू रेज इट्स पोटेंशियल अगेन टू मैक्सिमम, अगर हमने ए के पोटेंशियल को अगेन मैक्सिमम तक पहुंचाना है तो वी कैन गिव इट मोर चार्ज Q2. सम चार्ज इसको दे सकते हैं Q2 चार्ज, एंड इट कैन टेक मोर चार्ज टू रेज इट्स पोटेंशियल टू मैक्सिमम. सो इसकी कैपेसिटी अब इंक्रीज हो गई जब हमने एक अनचार्ज प्लेट को इसके नज़दीक रखा. चार्जिंग बाय इंडक्शन होने की वजह से ए प्लेट की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो चुकी है. तो देन अब हम क्या करेंगे, नाउ बी इज़ अर्थ. तो अर्थ कर देंगे बी को, बी प्लेट को हमने अर्थ कर दिया. बी प्लेट को अर्थ करने से उसका जो ये पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ को चला जाएगा. उसके अर्थ को जाने से जो पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज के इम्पैक्ट को थोड़ा कम करके रखा था वो भी ख़त्म हो गया. दैट मीन्स अब इस पे अकेला नेगेटिव चार्ज रह गया. तो नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को, ए प्लेट के पोटेंशियल को लार्ज क्वांटिटी से रिड्यूस कर देगा. बिकॉज द इफेक्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज नाउ वो ख़त्म हो चुका है. तो केवल नेगेटिव चार्ज ने ही इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करना है. तो द पोटेंशियल ऑफ ए रिड्यूसेस बाय लार्ज अमाउंट. तो अगर इसका पोटेंशियल ड्रॉप कर चुका है तो इट कैन टेक मोर चार्ज. तो इसको अब हम और Q3 अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकते हैं. दैट मीन्स इसकी कैपेसिटी अब क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई. तो कैपेसिटी ऑफ दी सिंगल कंडक्टर कैसे बढ़ाई हमने, बाय प्लेसिंग अनचार्ज्ड प्लेट विच इज़ अर्थ. तो अर्थ की हुई बी प्लेट उसके नियर रख के हमने ए प्लेट की कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया है. तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द सिंपल कैपेसिटर. तो यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल है. An arrangement of two metallic conductors so that when one conductor is connected to earth the other conductor has the ability to store large amount of charge on it. तो अगर दो कंडक्टर्स हैं, एक को अर्थ किया हुआ है तो दूसरा अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है. तो यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल है.
इसके बाद हम जो स्पेसिंग है ए और बी प्लेट के बीच वाली, अगर उसको हम डाइलेक्ट्रिक से फिल करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक उसका कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक उसकी कैपेसिटेंस को और बढ़ा देगा बाय लोअरिंग द पोटेंशियल अगेन। तो वो पोटेंशियल को थोड़ा कम करके उसकी कैपेसिटेंस को और बढ़ा देगा प्लेट्स की। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल। अब हम इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटर वाले चैप्टर में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हमने इस वीडियो में बनाए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टू प्लेट्स हैं ए एंड बी। एक को हमने चार्ज प्लस क्यू दिया तो, और दूसरी पे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया और उसका प्लस वाला हिस्सा हमने अर्थ कर दिया। तो ए इज़ द एरिया ऑफ द ईच प्लेट एंड डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। देन E is equal to, we know E is equal to the dV by dr, where E is the electric field and dV by dr is the potential gradient, change in potential. So as we know there is the potential drop of V up to by crossing distance D. D distance move करके V potential drop हो रहा है यहाँ पे. So this is the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दीज टू प्लेट्स एट एनी पॉइंट is also given by the Gauss theorem, which is equal to the sigma upon epsilon naught, where sigma is the surface charge density of either plate, and this electric field value can be put in the first equation. So V is equal to the sigma upon epsilon naught into D. तो फाइनली यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे। द सिग्मा इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज ऑन द प्लेट डिवाइडेड बाय द एरिया गिव्स द वैल्यू ऑफ सिग्मा, एंड वी की वैल्यू में हमने सिग्मा की वैल्यू पुट की क्यू अपॉन ए। देन फाइनली हमें क्यू बाय वी की वैल्यू चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। सो क्यू बाय वी को हमने एक साइड पे रख लिया। This Q by V is equal to the A epsilon naught, Q by V को इसके नीचे ले आए और A epsilon naught उधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, देन A epsilon naught D रह गया। So this Q by V ratio, charge upon potential, gives the value of capacitance which is equal to the A epsilon naught upon D. तो if dielectric or medium of dielectric constant K is filled between the two plates, then C dash is equal to the K A epsilon naught upon D, and these are the signs for the variable capacitance and fixed capacitance. Then next, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज में या पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, जो वो हम इसमें पढ़ेंगे। द three capacitors C1, C2, C3 are connected in this series, and final end capacitor is connected to the earth, so that when Q charge is given to first plate, minus Q developed on the other plate and plus Q charge on the second plate जो develop हुआ वो इस प्लेट को C2 की फर्स्ट प्लेट को मिला, और उसकी वजह से माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज जो इधर वाले एंड पे बना था वो C3 की फर्स्ट प्लेट को मिला, और माइनस Q चार्ज इसके अंदर वाली प्लेट पे, और जो बाहर वाली प्लेट पे प्लस Q चार्ज बना वो अर्थ को चला गया इस कैपेसिटर से। तो ये हर एक कैपेसिटर क्यू चार्ज तक ही चार्ज होगा, क्यू चार्ज ही ले पाएगा। तो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थ्री कैपेसिटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी कैपेसिटर विद V1, V2, V3 वैल्यूज। So V is equal to the V1 plus V2 plus V3. So here V1 is equal to the Q upon C1. V2 is equal to the Q upon C2. As we know, C is the Q upon V, and then V is equal to the Q upon C. Then V3 is equal to the Q upon C3, and V of the overall V, अगर यहाँ पर एक कैपेसिटर होता, इक्विवेलेंट कैपेसिटर की बात करें, अगर एक ही कैपेसिटर होता सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट CS जस्ट C इक्विवेलेंट, दैट इज V इज इक्वल टू द Q अपॉन C इक्विवेलेंट होता। अगर तीनों की जगह पर एक कैपेसिटर होता तो उसकी कैपेसिटेंस CS होती, तो उसके लिए ये फार्मूला होता। तो दिस V की वैल्यू को अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे Q अपॉन C इक्विवेलेंट, तो सभी की वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में या रेसिप्रोकल में ऐड होते हैं कैपेसिटेंस। इन केस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन तो जो टोटल चार्ज है Q, दिस इज डिवाइडेड एट द जंक्शन टू Q1, Q2, Q3, एंड आफ्टर दैट दीज पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दीज एंड्स ऑफ द प्लेट्स कंबाइन टू form the Q, and this Q will goes to the earth through the earth end.
and here is the charge is distributed to every capacitor, so Q is equal to the Q1 plus Q2 plus Q3 एंड अगर हमारे पास इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट, देन वी कैन राइट इट एज द C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी CP से रिप्लेस किया तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ द चार्ज हेयर, Q इज इक्वल टू द C इंटू वी एंड C इक्विवेलेंट इंटू V, C1V, C2V, C3V, V को कॉमन निकाल के हम कैंसल आउट कर देंगे एंड CP इज इक्वल टू द C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। तो इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन द कैपेसिटेंस कैन बी डायरेक्टली एडेड। तो इस दोनों फॉर्मूलाज में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकलेगी दिस इज लेस देन द लेसर वैल्यू आउट ऑफ द थ्री। मान लीजिए C1, C2, C3 में C3 सबसे छोटा है तो इसकी CS जो निकलेगी इक्विवेलेंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन दिस इज लेसर देन द लेसर वैल्यू, ये छोटी वैल्यू से भी छोटी होगी, कम होगी। तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन C1, C2, C3 से अगर मान लीजिए C1 सबसे बड़ा है या C3 सबसे बड़ा है तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो बड़ी वैल्यू से भी बड़ा होगा, इज ग्रेटर दैन द ग्रेटर वैल्यू। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सीरीज और पैरेलल के ये फार्मूलाज रेजिस्टेंस में आएंगे सेकंड यूनिट में, उस पर ये फार्मूले उल्ट होंगे इससे, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूले रेसिप्रोकल लगते हैं सीरीज पे और डायरेक्टली ऐड होते हैं पैरेलल में। तो ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। इसके बेसिस में न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, देन नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। अगर हमने किसी कैपेसिटर को चार्ज किया तो बैटरी को वर्क तो करना पड़ेगा, तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। The work done in charging a capacitor is stored in the capacitor in the form of electrical energy. So we have to calculate this energy. तो हमें पहले वर्क डन कैलकुलेट करना होगा कि किसी कैपेसिटर को Q चार्ज तक चार्ज करने के लिए बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ा। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दी 1/2 CV स्क्वायर 1/2 Q इंटू V और 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। सो ये तीनों फार्मूलों को अब हम प्रूव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ दीज फार्मूलाज। तो हमने कंसीडर किया कि किसी कैपेसिटर को हमने Q चार्ज तक जब चार्ज किया था तो तब उसकी बैटरी पे जो पोटेंशियल था वो V था, उसको V पोटेंशियल तक हमने चार्ज कर दिया था। तो हमें इसका रिलेशन पड़ता है Q इज इक्वल टू CV। सपोज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, लेट Q बी द चार्ज आफ्टर सम टाइम एंड V बी द पोटेंशियल एट दैट टाइम। तो सपोज बैटरी गिव्स dQ चार्ज टू कैपेसिटर एट V कांस्टेंट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हमने V ही रखा, तो उस पोटेंशियल पे अगर dQ चार्ज देना है बैटरी को तो कितना वर्क डन, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। एज वी नो द वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज तो V इंटू dQ कर दिया, V की वैल्यू पुट करेंगे Q अपॉन C। दिस इज फ्रॉम दिस फॉर्मूला। देन नेक्स्ट अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन इन गिविंग द चार्ज Q टू द कैपेसिटर। तो Q चार्ज देने के लिए कितना वर्क डन होगा, तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग द दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट किया, कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट्स आएंगी, 0 टू Q इसकी लिमिट्स आ गई। 0 टू Q dQ 1/C, इससे कांस्टेंट बाहर आ गया 1/C, तो Q की पावर 1 ऐड हो जाएगी, उतना ही उसके नीचे आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू दी 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो यहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके डिफरेंट फार्मूलाज बना सकते हैं। C की वैल्यू को Q/V पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/2 इंटू QV, एंड Q की वैल्यू को C इंटू V पुट करके यहाँ ये वाला रिजल्ट बना सकते हैं। तो ये तीनों फार्मूलाज ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय टू कैपेसिटर्स। जब हम दो कैपेसिटर्स को आपस में अटैच कर देते हैं तो कितना लॉस ऑफ एनर्जी होता है। मान लीजिए हमारे पास टू कैपेसिटर्स हैं, C1 C2 इज द कैपेसिटेंस, V1 V2 इज द पोटेंशियल्स एंड Q1 Q2 इज द चार्जेस। बिफोर द टू कैपेसिटर कनेक्टेड टुगेदर टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन टू कैपेसिटर्स इज U1 प्लस U2 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो अगर हमने कैपेसिटर्स को अभी अटैच नहीं किया, अटैच करने के पहले दोनों की ये एनर्जी है। आफ्टर जब हमने दोनों को अटैच कर दिया कनेक्टेड टुगेदर, तो टोटल चार्ज इज द Q इज ऑन दी बोथ टू कैपेसिटर्स इज इक्वल टू दी Q1 प्लस Q2।
मीन्स टोटल चार्ज ये होगा अब C1 V1 प्लस C2 V2, एंड टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, C इज इक्वल टू दी C1 प्लस C2। तो बिकॉज हम कैपेसिटर्स को अटैच करने का मतलब उनको पैरेलल में ही जोड़ रहे हैं, पैरेलल में जोड़ने का मतलब है उनकी कैपेसिटेंस को पैरेलल वाले फार्मूले से ही ऐड करेंगे, तो पैरेलल वाले फार्मूले से ही ऐड कर रहे हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द टू कैपेसिटर्स आफ्टर दे आर कनेक्टेड, उनके कनेक्ट होने के बाद उनकी टोटल एनर्जी क्या होगी, यू डैश, हमने यू डैश उसको नाम दिया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन दी ऑफ द टू कैपेसिटर्स विच इज़ इक्वल टू दिस वन, क्यू की वैल्यू पुट की और सी की भी वैल्यू पुट की। अब हम u से u डैश को माइनस कर देंगे बिफोर अटैच एंड आफ्टर कनेक्टेड, u माइनस u डैश करेंगे तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट अब हम करेंगे, तो वो जो वैल्यू है वो ये वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके। तो एज देयर इज अ स्केयर ऑफ सम क्वांटिटी एंड C1 C2 आर बोथ पॉजिटिव एंड C1 प्लस C2 इज आल्सो पॉजिटिव, सो दिस इज द पॉजिटिव टर्म, दैट मीन्स देयर इज a loss of energy, always there is a loss of energy when two capacitors are connected, when two capacitors share charge, जब दो कैपेसिटर्स आपस में चार्ज को शेयर करेंगे तो देयर इज ऑलवेज ए लॉस ऑफ एनर्जी। देन नेक्स्ट, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में स्टडी करते हैं। दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। इन केस ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सेंटर ऑफ positive charge and center of the gravity of the negative charge, center of positive charge and center of gravity of negative charge coincide with each other, as there is a positive charge is at center and negative charges का center भी यही है, तो उसकी कोई पोलैरिटी नहीं होगी, इस एटम की कोई पोलैरिटी नहीं होगी, इसको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे बोलेंगे, अगर सेंटर ऑफ द पॉजिटिव, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज आर डिफरेंट, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, देन द मॉलिक्यूल इज पोलर, तो मॉलिक्यूल की कोई पोलैरिटी होगी तो उसको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो इन केस ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक, P is never equal to 0, dipole moment, electric dipole moment of the dielectric is not 0, and in case of a non-polar dielectric, electric dipole moment is 0, and there are examples of the polar dielectrics as ammonia, HCl, H2O are examples of the polar dielectric material, dielectric atoms, sorry, dielectric molecules। देन नॉन पोलर एटम प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम किसी नॉन पोलर एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसकी पोलराइजेशन हो जाती है, दैट मीन्स वो स्ट्रेच हो जाता है, उसका पॉजिटिव साइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाती है और नेगेटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, इसी को पोलराइजेशन बोला जाता है। द स्ट्रेचिंग ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन द एटम्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जब किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के पोल्स जनरेट हो जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। देन नेक्स्ट, पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की पोलराइजेशन की स्टडी करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज हुआ है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज ये हैं, एंड ई नोट उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी वो उसकी वैल्यू ये होगी, ई इज इक्वल टू द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। देन नेक्स्ट, सपोज डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स। जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो पोलराइज हो जाएगी, उसके अंदर एटम्स के पोल बन जाएंगे, माइनस प्लस ऐसे बन जाएंगे। तो ये अगर अंदर सरफेस वाले देखें माइनस और एक तरफ के पॉजिटिव चार्ज, तो बीच वाले एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बीच वाले चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन इट्स फेसेस एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन बोलेंगे, जो कि यहाँ पर EP है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी इंड्यूस्ड चार्जेस और ड्यू टू दी पोलराइजेशन। QI एंड माइनस QI एंड QI आर ऑन दी लेफ्ट फेस एंड राइट फेसेस पे इंड्यूस्ड चार्जेस हैं। तो इनकी वजह से उसके अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी रह जाएगी, E इज इक्वल टू दी E नोट अप्लाइड माइनस EP ड्यू टू पोलराइजेशन। दिस इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन दोनों की रेशियो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो हमें पता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑलवेज रिड्यूस्ड वैल्यू कम ही होगी, सो K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर द
मटीरियल अदर दैन एयर और वैक्यूम। देन व्हाट इज़ द के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमने फर्स्ट यूनिट में यूज़ किया था। तो द इंड्यूस्ड व्हाट इज़ पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है फॉर मटेरियल अदर देन एयर और वैक्यूम। द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइपोल मोमेंट कितनी बनी उसके यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुई इन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन प्लेसिंग इट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। अगर हमने मान लिया कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट रिक्वायर्ड बाय एन एटम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज पी है एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम एन है, देन पी एन हमारी पोलराइजेशन डेंसिटी हो जाएगी, वेयर पी इज द dipole moment associated with the single atom of the dielectric which is proportional to the reduced value of electric field। तो proportionality sign हटाएंगे, यहाँ पर दो constant आएंगे epsilon naught and alpha, where alpha is the atomic polarizability and epsilon naught is the permittivity, absolute permittivity of the vacuum। तो इसको हम अगर कैपिटल P निकालनी है पोलराइजेशन डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू दी एन इंटू दिस P वैल्यू, एन और P की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ये फाइनल रिलेशन आ जाएगा हमारे पास पोलराइजेशन डेंसिटी का। अगर हम कंसीडर करें कि ये दोनों प्लेट्स का एरिया जो था जिसके बीच हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी, एरिया इज ऑफ ईच प्लेट ए एंड डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, देन वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना आ जाएगा ए इंटू डी। तो टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज़ द जो एंड सरफेसिस पे चार्ज है और उन दोनों के बिचली सेपरेशन क्या हुआ ई इंटू डी, देन पोलराइजेशन डेंसिटी विच इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इज इक्वल टू दी क्यू आई अपॉन ए आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी को क्यू आई अपॉन ए को, तो हम अगर इसकी स्लैब की फेस देखें तो स्लैब के ए एरिया पे कितना चार्ज है, क्यू आई चार्ज है, इधर भी ए एरिया पे क्यू आई चार्ज है, ये उसका एरिया है, ये फेस का, इधर वाले फेस का, इधर वाले फेस का। तो दैट मीन्स दिस इज द पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी, पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आ जाएगी, ये सिग्मा पी के इक्वल आ जाएगी। तो अब हमने रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विच इज इक्वल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस दी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन। तो दोनों की वैल्यूज ये आ जाएंगी ई नोट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर पी इज द पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी। देन नेक्स्ट electric susceptibility, electric susceptibility as we know the polarization density is proportional to the reduced value of electric field। तो यहाँ से proportionality साइन हटा के यहाँ पर एक साई साइन आएगा जिसको हम electric susceptibility बोलते हैं, epsilon naught is the absolute permittivity। तो इस वैल्यू को अगर हम ये क्वेश्चन में पुट करें, 3 क्वेश्चन में पुट करें, तो फाइनली हमारे पास E इज इक्वल टू दी ई नोट माइनस जाई ई आ जाएगा, वेयर ई नोट के लिए सोल्व करें अगर हम इसको, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ई को इसके रेशो में ले आएंगे, तो ई नोट बाई ई इज इक्वल टू दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज इक्वल टू दी 1 प्लस एक्साई, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी प्लस 1 इज इक्वल टू दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड इसके बाद हम इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी के बाद हम एक्साई की वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं फ्रॉम दी पोलराइजेशन डेंसिटी के फार्मूला से। तो यहाँ से एक्साई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू अल्फा, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी आ जाएगी। तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की टर्म्स में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे तो वो आ जाएगा 1 प्लस एन इंटू अल्फा। तो ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं इन केसेस में। Dielectric strength of the dielectric is defined as the maximum value of electric field that can be applied to dielectric without its electric breakdown। तो हमने ये पढ़ा था जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं एक नॉन पोलर मोलिक्यूल पे उसकी स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है, प्लस वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है एंड नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो जैसे जैसे हम इस ई का अमाउंट बढ़ाएंगे एज ई इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाएंगे। अगर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री हो गए डाइलेक्ट्रिक एटम से तो उसका इंसुलेटिंग बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा, दैट मीन्स इट बिकम्स कंडक्टिंग हो जाएगा। जिस पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंडक्टिंग हो जाता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंडक्टिंग हो जाता है, उसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट्स जो हैं वो जनरली किलोवोल्ट पर mm में कैलकुलेट करते हैं। यूनिट्स इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ही हैं बट कि किलोवोल्ट
अपॉन mm में मेजर करते हैं इसको। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज़ नियरली इक्वल टू 78 होता है, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट 2 important आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द CBSE एंड ऑल्सो स्टेट बोर्ड, इसी वीडियो में अब हम करेंगे। तो द फर्स्ट इज द कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स। अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की है तो उससे उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा वो हम पढ़ेंगे। तो इन केस ऑफ ए वैक्यूम बिटवीन दी प्लेट्स सी नोट इज इक्वल टू दी ए अपसाइल नोट अपॉन डी, जो हमने फर्स्ट केस में किया है। तो अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में रख दी तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड इनसाइड दीज टू प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज ई नोट। बाहर ई नोट वैल्यू है और अंदर ई वैल्यू है। तो ई कितनी डिस्टेंस तक है, टी थिकनेस तक, तो बाकी डी माइनस टी रीजन में ई नोट है। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप का। पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट इज इक्वल टू दी ई इंटू टी प्लस ई नोट इंटू डी माइनस टी, बिकॉज एज पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो ये 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। देन E naught divided by E is equal to the dielectric constant K, and E is equal to the E naught by K. E is equal to the E naught divided by dielectric constant. तो V is equal to E into T plus E naught into D minus T की वैल्यू में हम E की वैल्यू पुट कर देंगे। E की वैल्यू हमने पुट की E naught by K, तो ये हमारे पास ये रिलेशन हो गया वेयर दिस इज E naught। देन हम नेक्स्ट करेंगे ई नोट, यहाँ से कॉमन आ जाएगा ई नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यहाँ पर भी ई नोट है, ई नोट है नोट्स में, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ जाएगा। तो ई नोट की वैल्यू अब हम पुट करेंगे एज वी नो फ्रॉम द गॉस थ्योरम सिग्मा अपॉन अपसाइल नोट, क्यू अपॉन ए, इसकी वैल्यू है सिग्मा की अपॉन अपसाइल नोट। तो इसको अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में सेकंड में पुट करके ये हमारे पास ये बन जाएगा क्यू अपॉन अपसाइल नोट अपॉन ए एंड डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ से हमने क्यू बाई वी की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमारे पास ये आ जाएगी कैपेसिटेंस के इक्वल। तो फाइनल कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो हमारे पास ये आ जाएगी विद टी थिकनेस। तो capacitance of the parallel plate capacitor always increases with the dielectric slab as the denominator decreases. Denominator decreases by this factor t into 1 minus 1 upon k. If t is equal to t d, अगर t d के इक्वल हो जाए तो ये हमारे पास रिलेशन ये बन जाएगा, मीन्स कैपेसिटेंस डायरेक्टली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस बिकम्स k टाइम्स। अगर वो पूरी तरह t इज इक्वल टू डी हो गया, मीन्स पूरी की पूरी एम्प्टी स्पेस में हमने डाइलेक्ट्रिक को पुट कर दिया है। देन नेक्स्ट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन प्लेट्स। तो उस केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मीन्स ये फार्मूला ही रह जाएगा ई नोट इंटू डी माइनस टी रीजन में ही रहेगी। देन वोल्टेज ड्रॉप सिर्फ ई नोट इंटू डी माइनस टी होगा। ई नोट वही नो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, देन इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्यू बाई वी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो यहाँ से डी को हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास अंदर ये वैल्यू बच गई 1 माइनस डी अपॉन डी। एज दिस फैक्टर इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये वैल्यू भी कंडक्टिंग स्लैब रखने से भी उसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी बाय स्मॉल अमाउंट। बट इफ कंडक्टिंग स्लैब यूजली फिल्स अ स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स देन टी इज इक्वल टू डी। अगर वो सारी की सारी स्पेस को हुली फिल्स द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स देन टी इज इक्वल टू डी आ जाएगा हमारे पास। तो टी इज इक्वल टू डी भरने के बाद हमारे पास कैपेसिटेंस इनफाइनाइट आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर कंडक्टिंग स्लैब रख दी हमने वहाँ पे पूरी फिल कर दिया, ऑल चार्ज गिवन टू प्लेट ए गोज टू द अर्थ एज इट कंडक्ट्स फ्रॉम दिस। जितना भी चार्ज हमने ए प्लेट को दिया, अगर सारे का सारा कंडक्टर ही है फिल हुआ तो वो सारा चार्ज बी को चला जाएगा, उसके बाद वो अर्थ को चला जाएगा। तो हमें क्या लगेगा, यूज़र को ये लगेगा कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट है, जितना मर्जी इसको चार्ज दे दो इसका पोटेंशियल बढ़ ही नहीं रहा। तो उससे कंडक्टिंग स्लैब बनने से उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगी।